लेट अस कंटिन्यू टू डिस्कस द फिजिक्स पेपर। पहले पार्ट में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है। हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। 35 नंबर तक का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है, तो हम 36 से स्टार्ट करेंगे। एंड पेपर डिस्कशंस में मेनली हमें ये देखना है कि इसको क्विकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो नियरली 45-50 मिनट्स आपको मिलते हैं फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। और उसमें 45 क्वेश्चंस हैं, यानी कि ईच क्वेश्चंस के लिए लगभग 1 मिनट, उससे थोड़ा सा अधिक टाइम मिल सकता है। तो इस नीट के पेपर के लिए आपकी जो स्पीड है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए देखते हैं यहाँ से। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड in meter square of length 55.3 meter and 25 breadth after rounding of the value of the correct significant digits क्या है ये देखने के लिए बोल रहा है ये। तो अगर यहाँ पर देखें तो आपका लेंथ दिया हुआ है 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 25 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल्स के एरिया को हम L इंटू बी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 55.3 इंटू 25 लिखें। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 1382 एंड 0.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और आंसर आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में दिया जाता है। इसका मतलब जो आंसर आया है एक्चुअल, उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो गया। एंड बाकी को अगर हम ड्रॉप करें तो जैसे अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर डिजिट नहीं, इसको हम ड्रॉप करके 0 कर लेते हैं। एंड इसको ड्रॉप करके अगर 0 करें तो आपको, चूंकि ये 5 से एबव है इसीलिए 1 नंबर इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब ये 14400 आ सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप 1300 लिख देंगे तो वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो 1382 एंड 1400 लगभग सेम है। तो आप इसको इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसको चाहे तो 14 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो हमने आंसर लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में किया है। तो 14 इंटू 2 मीटर स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। ये कह रहा है कि एक बिग circular coil of 1000 tons and average radius of 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. If the vertical component of Earth's magnetic field is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla and electrical resistance is इतना, then the maximum induced current find करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर आपका एक बिग सर्कुलर कॉइल है जिसमें 1000 टर्न्स हैं एंड यहाँ पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है एंड इसको डायमीटर के अबाउट 2 रेडियन पर सेकेंड से 2 रेडियन पर सेकेंड के रेट से रोटेट कर रहा है। तो अब अगर देखेंगे तो आप फ्लक्स इक्वल टू लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो जब ये डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ पर इसकी एरिया या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसके रोटेशन से थीटा चेंज हो रही है। एंड थीटा जो है वो एरिया वेक्टर, वो मान लीजिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज द थीटा। तो इसके रोटेशन से थीटा चेंज हो रहा है, तो आप इसको बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं।
एंड अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो डी फाई अपन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसके बेसिस पर इसको हम एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। एंड हमें मैक्सिमम इंड्यूस करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब हमें ई मैक्स को कलेक्ट करनी होगी। तो ई मैक्स की वैल्यू एन बी ए ओमेगा आ जाएगा, एंड इसके बेसिस पर आई मैक्स इक्वल टू ई मैक्स एंड डिवाइडेड बाय जो रेसिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो दिस इज एन बी ए ओमेगा होल डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको फिट कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड बाय पाई एंड आर स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, एंड ओमेगा हमारा 2 रेडियन पर सेकेंड है। और रेसिस्टेंस की वैल्यू देख लीजिए, रेसिस्टेंस इज 12.56। तो यहाँ पर ये 00 एंड 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 पाई यानी कि आपका जो आई मैक्स है दैट इज कमिंग 4 पाई एंड डिवाइडेड बाय 12.56। तो पाई से 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.56 आ जाएगा, यानी ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Two point charges minus q and plus q are placed at a distance L shown in the figure. The magnitude of electric field at a distance r and r is far greater than L, ऐसा बोल रहा है। तो अगर देखें, अगर मान लीजिए ये निगेटिव चार्जेस है एंड ये पॉजिटिव चार्जेस है, एंड यहाँ से अगर r डिस्टेंस पर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। एंड यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर कैपिटल आर दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको मैं कैपिटल आर ही लिख देता हूँ, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। एंड अगर आर डिस्टेंस पर हम कोई इक्वेटोरियल पॉइंट लें तो फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, एंड यहाँ पर ई इक्वेटोरियल, ये ई एक्सियल हो गया, विल बी इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर क्यूब के। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से लॉजिक गेट्स का है। यहाँ पर इस गेट्स में अगर देखें तो पहले वाले गेट में अगर हम इसको गेट 1 बोल रहे हैं तो ये नॉट गेट की तरह होगा। आप डी मॉर्गन थ्योरम से भी लगा करके कर सकते हैं या ट्रूथ टेबल बना करके भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रूथ टेबल बना करके कोशिश करूं तो मान लीजिए कि ये हमारा गेट नंबर 1 है, तो गेट 1 के लिए मैं ट्रूथ टेबल के बेसिस पर इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर ए और बी, इसकी इनपुट ए एंड बी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा इनपुट का जो है ना वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो 0 0 एंड 1 1, 0 0 एंड 1 एंड 1 ये दिया हुआ है, एंड बी के लिए 0 1 एंड 0 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले एंड की ऑपरेशन होगी,
तो आप पहले ए डॉट बी निकाले। ए डॉट बी हमारा कितना हो गया, 0 0 0 एंड 1 आ गया। अब फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट आएगी, तो यहाँ पर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 एंड 0 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा है, ये जो है, इसको हम y1 बोल देते हैं। तो दिस इज योर y1 लेट। तो y1 यहाँ पर हमें मिल गया। अब इसको मैं गेट 2 मान लेता हूँ। तो गेट 2 के लिए अगर देखें, तो इसमें a कॉम्प्लीमेंट आ रही है। तो अगर हमारा एक इनपुट एक एंड b डायरेक्टली है इसमें, तो a का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 1 एंड 0 आ जाएगा। इसका यहाँ पर जो फेड हो रही है वो एक कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके बेसिस पर ये पहला इनपुट हो गया एंड बी एज इट इज है, यानी कि दिस इज 0 1 0 1। अब यहाँ पर पहले एंड की ऑपरेशन होगी, तो यहाँ पर हम ए डॉट बी लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 1 0 एंड 0। यहाँ से 0 एंड 1 1 से 1 आ गया एंड ये, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये ए डॉट बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये 1 0 1 एंड 1 आ गया एंड इसको हम y2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा y2 आ गया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, y1 एंड y2 का एंड ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर y1 एंड y2। तो y1 आपका है 1 1 1 एंड 0 एंड y2 है 1 0 एंड 1 एंड 1। आप अगर देखें तो यहाँ पर ये एंड गेट है, तो एंड वाली ऑपरेशन करना है, यानी कि y1 एंड y2 करना है। तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 0। अब यहाँ पर जो फाइनली ये आपका C है, तो यहाँ पर ये हमारा C है, ये C, इसका नाम ये C दे रहा है। तो किससे मैच कर रहा है वो देख सकते हैं। तो 1 0 1 एंड 0, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका ट्रूथ टेबल बना करके बहुत इजीली कर सकते हैं, उसमें एरर की भी चांसेस बहुत कम है, इसीलिए बेस्ट है कि ट्रूथ टेबल के थ्रू से करिए इसको। नेक्स्ट, कैपेसिटर से रिलेटेड है। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड इज चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट एंड इन फिगर ए, then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of the same capacitance 900 picofarad. The electrostatic energy stored by the system भी, इसमें कितनी एनर्जी है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका इसके पास मान लीजिए कि C नॉट की वैल्यू को हमने 900 पिकोफैराड लिखा और V नॉट 100 वोल्ट है। तो इस केसेज में जो चार्ज है Q नॉट इसको टू C नॉट एंड V नॉट लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर अभी हम वैल्यू फेड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चार्ज कैपेसिटर्स को एक अनचार्ज कैपेसिटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो चार्ज की शेयरिंग होगी एंड चार्ज की शेयरिंग तब तक होगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो अगर आप कॉमन पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए ये कॉमन पोटेंशियल लिखेंगे, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस ऐसा लिखते हैं। तो इसके पास चार्ज नहीं था इनिशियली, तो Q2 हमारा 0 है एंड Q1 ये है, तो ये हो जाएगा Q नॉट एंड प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाय, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इसको भी हम C नॉट लिख रहे हैं एंड इसको भी C नॉट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2C नॉट लिख सकते हैं एंड Q नॉट की वैल्यू C नॉट V नॉट है, तो ये V नॉट बाई 2 आ जाएगा।
यानी कि ये 50 वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब हमने कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट निकाल लिया। लेट दिस इज द कॉमन पोटेंशियल V। अब अगर देखें तो इस कॉन्फ़िगरेशंस में आप हमें एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर हम देखेंगे तो हाफ C नॉट एंड V स्क्वायर एंड प्लस हाफ C नॉट V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो यहीं पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू C नॉट V स्क्वायर। तो यहाँ पर C नॉट की वैल्यू है 900 पिको फेराड, यानी कि 900 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2500। तो ये 4 तो 10 टू पावर -8 आ गया। सो दिस इज 225 एंड इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। अब देखिए कि किस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर 2.25 इंटू 10 पावर -6 ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये कह रहा है द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर, ये दिया हुआ है। द क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट फॉर दोज टू मीडिया इज। तो क्रिटिकल एंगल्स की जो कंसेप्ट है वो तभी अप्लीकेबल होगी जब रे आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। ये डेंसर है एंड ये रेयर है। तो यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 मान लेते हैं एंड इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं। इस मीडियम में जो वेलोसिटी है दैट इज द 1.5 एंड इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड इस मीडियम में जो वेलोसिटी है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर देखें तो अगर हमारी रे क्रिटिकल एंगल पर फॉल करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस 90 डिग्री हो जाएगी। अदरवाइज एयर के केसेस में आप साइन सी क्रिटिकल एंगल को सिंपली 1/μ लगाते हैं अगर दूसरी मीडियम एयर है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों है तो हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तभी ये वाला केसेस आएगा। तो यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो दैट इज μ1 साइन सी इक्वल टू μ2 साइन 90 लिख सकते हैं। तो आपका साइन सी विल बी इक्वल टू μ2/μ1 एंड हम म्यू इक्वल टू C/V यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C/V2 एंड ये C/V1। सो दैट इज इक्वल टू V1/V2। V1 हमारा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। तो ये आपका कितना हो गया? दिस इज 15/20। तो ये हमारा 3/4 आ गया। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू 0.75। तो C विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। तो इसका मतलब C हमारा साइन इनवर्स 0.750 ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, A ball is projected with a velocity of 10 meter per second. A projectile से related है at an angle 60 degree with the vertical directions. Its speed at the highest point of the trajectory. अब अगर यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर थ्रो किया है मान लीजिए U से एंड ये मान लीजिए थीटा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बोला है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा एंड यहाँ पर जो u cos थीटा है दिस विल नॉट चेंज, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज u cos थीटा ओनली। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है हमारा दैट इज u cos थीटा एंड u की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 10।
एंड वर्टिकल के साथ अगर 60 डिग्री होगा तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये cos 30 आ जाएगा। cos 30 √3/2 हो गया, तो ये 5 √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। A Wheatstone bridge used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as on the figure for most precise measurement of the X, the resistance of P and Q. एक्चुअल में अगर आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का केसेस अगर देखें तो आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P/Q इक्वल टू X/Y लिखते हैं, ये ट्रू है। उस केसेस में इस A एंड B का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो उधर से करंट फ्लो नहीं होती है, दैट इज द नल इफेक्ट। लेकिन अगर आप एरर को बैलेंस्ड वाले में एरर को सबसे कम रखना चाहते हैं तो 4 आर्म्स की जो रेसिस्टेंस है वो नियरली सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होने से आपका एरर सबसे कम होता है। तो इसका मतलब एंड प्रिसाइज मेजरमेंट बोला है, तो शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, शुड बी एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, ये तो नहीं, ये सेकंड होना चाहिए। इसमें अगर देखें कि अगर फोर्स आर्म्स नियरली इक्वल है तो किसी एक आर्म्स में अगर आप स्लाइटली, अगर इसकी रेसिस्टेंस सपोज करिए R है और इसको अगर आप R प्लस डेल्टा R स्लाइटली चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वेरिएशन शो करता है, जिससे हमारा एरर सबसे कम होता है। इसीलिए फोर आर्म्स जो है वो सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। 2 ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखें, अगर एसर्शन रीजन से रिलेटेड है, ये एसर्शन में कह रहा है द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमिन बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। अगर आप शियर मॉडुलस को रिकॉल करें तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे अगर हम बेस को फिक्स्ड कर दें और यहाँ पर इस सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स लगाएं तो यहाँ पर ट्विस्टिंग आती है। तो ये बी जो है यहाँ पर आ गया B' एंड ये थीटा एंगल है, मान लीजिए ये है। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमिन बाय द शियर मॉडुलस। तो ये सही हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग में देखें नॉर्मली, अगर स्प्रिंग में आप इस तरह का देखें एंड इसको अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये इस तरह से ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग आ रही है। इसका मतलब ये आपका सही हो सकता है। रीजन में देखें, एक क्वाइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन ए स्टील, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर, एंड यंग्स मॉडुलस जिसकी ज़्यादा होगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ये आपका रीजन गलत हो गया। इसका मतलब हेयर assertion इज ट्रू एंड द रीजन इज रॉन्ग। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, LCR सर्किट से रिलेटेड है, आपको LC एंड R की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज V0 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो सोर्स है दैट इज 200 एंड साइन 100t, ये आपका सोर्स है। तो सोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपको 100 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है।
तो यहाँ पर अगर हम 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी लिखें तो दिस इज द 100, तो आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50/पाई हर्ट्स आ रहा है। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखें तो यूजुअली आप जेड इम्पीडेंस को आर स्क्वायर एंड प्लस एक्सएल एंड माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट लेते हैं, एंड रेजोनेंस के केसेस में आपका एक्सएल एंड एक्सी इक्वल होता है, एंड इससे अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालें तो दैट इज 1/2 पाई एंड अंडर रूट एल सी। तो इसमें अगर हम एल एंड सी का वैल्यू फिट करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई एंड एल एल का वैल्यू 10 हेनरी है एंड सी इज 10 माइक्रोफेराड। तो 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100 10 टू द पावर -4 हो गया एंड 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये 100/2 पाई आ गया। तो ये भी 50/5 हर्ट्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है गिवन डेटा के हिसाब से इक्वल आ रहा है, एंड दोनों 50/5 आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज at some instant. The two are at their mean positions in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum, after which the two are again in phase at the mean positions. तो यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्मली ये जो सिंपल पेंडुलम है इसकी ऑसिलेशंस के लिए आप टाइम पीरियड को 2 पाई अंडर रूट L/G यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्टर है और एक थोड़े, मान लीजिए इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, एंड दोनों अभी मीन पोजीशंस में सेम फेज में है। इसका मतलब दोनों के वेलोसिटी की डायरेक्शंस भी सेम है। अब चूंकि लेंथ डिफर है इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग होगा। तो ये कह रहा है कि शॉर्टर minimum number of vibrations of shorter pendulum after which the two are again in the phase at the mean positions. दोनों का लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की टाइम पीरियड अलग अलग है। तो अगर एक अपनी ऑसिलेशंस को कंप्लीट करके यहाँ पर आएगा तो दूसरे की पोजीशंस कहीं और होगी, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ oscillation of the smaller and एक certain of number of oscillation of the bigger length वाली जो पेंडुलम है उसके बेसिस पर वो दोनों फिर से मीन पोजीशन पर सेम फेज में आ सकता है। तो मान लीजिए कि इसको दोबारा यहाँ तक आने में इसने N1 ऑसिलेशंस किया और ये N2 ऑसिलेशंस किया और दोबारा फिर से मीन पोजीशन पर सेम डायरेक्शन यानी सेम फेज में आ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि N1 मल्टीप्लाइड बाई T1 विल बी इक्वल टू, एंड इसके लिए छोटे वाले के लिए हमने टाइम पीरियड T1 लिया है और बड़े वाले के लिए टाइम पीरियड T2 लिया है। तो यहाँ पर N2 एंड मल्टीप्लाइड बाई T2 लिख सकते हैं। तो N1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अंडर रूट L1 बाई G इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एंड अंडर रूट L2 बाई G लिख सकते हैं। तो यहाँ से N1 अंडर रूट L1 इक्वल टू कितना आ गया, N2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट L2। तो अब देखेंगे ये, तो L1 की वैल्यू 1 मीटर है और L2 की वैल्यू 1.21 मीटर है। तो यहाँ पर N1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई 1.21 का अंडर रूट करेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ से N1 बाय
N2 कितना हो गया 1.1, इसको आप 11/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो छोटे लेंथ की पेंडुलम है वो 11th ऑसिलेशन करने के बाद फिर से मीन पोजीशन में आ गया, एंड N2 उसी टाइम में 10 ऑसिलेशन को कंप्लीट करके फिर से मीन पोजीशन में आ गया है। तो हमें क्वेश्चंस में मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम पूछ रहा है, तो शॉर्टर पेंडुलम के लिए 11 ऑसिलेशंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, volume occupied by molecules contained in 4.5 kg water at STP if the intermolecular force vanishes। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर जीरो है, इसका मतलब आप गैस को आइडियल ले सकते हो, गैस को आप आइडियल ले सकते हैं। एंड अगर आपका गैस आइडियल है तो उस केसेस में 1 mole of any substances occupies 22.4 liter at STP। तो ऐसे कंडीशंस में 1 mole occupies 22.4 लीटर। तो यहाँ पर वाटर है, तो वाटर के लिए 18 ग्राम ले सकते हैं। इसका मतलब वाटर की 18 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा। तो इतने मास का कितना होगा, तो 4.5 केजी का कितना होगा। तो यहाँ पर देखें तो 4.5 इंटू 10⁻³ इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, एंड 22.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ लिख सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5.6 5.6 मीटर क्यूब आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से है, इसमें कुछ नहीं है। आपको जो डायमेंशनल्स इस एक तरफ है उसकी डायमेंशन से मैच करना है। तो पहला देखें अगर, तो हमारा जो फर्स्ट है वो जी से रिलेटेड है, तो आप F इजकल टू G(m1 m2 अपन r² लिख सकते हैं। तो G का वैल्यू कितना हो गया, G अगर देखें तो ml(e−2 मल्टीप्लाइड बाय L² एंड डिवाइडेड बाय m²। तो ये m-1 L³ एंड t-2 आ गया। तो m इसका मतलब जो ये है इससे मैच कर गया। यहाँ पर अगर B देखें तो B हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होगा तो एनर्जी का सेम होगा, दैट इज द वर्क डन एंड दैट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये आपका फोर्स ml(t-2 हो गया, t से मल्टीप्लाई कर दिए तो ml² t-2 आ गया। इसका मतलब एनर्जी का जो है ये B हो गया हमारा। पोटेंशियल्स नेक्स्ट कर रहा है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को आप वर्क डन पर यूनिट मास लेते हैं, एंड ये हमारा ml² t-2 एंड डिवाइडेड बाय m करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो L² t-2 आ गया। इसका मतलब ये हमारा C हो गया। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखें तो दैट इज द फोर्स पर यूनिट मास। तो ये आपका L(t-2 आ जाएगा। तो L(t-2) तो ये आपका D हो गया, दिस इज योर D। तो इसका मतलब आपका A जो है वो 2 में है। तो यहाँ पर A का 2 हो गया एंड B का देखिए क्या हो गया, B का 4 है, तो ये 4 हो गया। एंड C का देखिए
सी का 1 है, तो सी 1 हो गया, ये 4th है। एंड डी देखिए, डी हमारा 3rd में है, तो डी 3rd हो गया। तो अब इसमें मैच करा लो, ए 2 है, बी हमारा 4 नहीं है यहाँ पर, ए 2 एंड बी 4 है, एंड सी 1 है। ए सी 1 यहाँ पर है और डी 3 है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, दिस विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, from Ampere's circuital law for a long straight wire carrying a steady current, the variation of the magnetic field inside and outside the region. अब अगर यहाँ पर देखें, अगर ये सपोज करिए आपकी वायर है एंड यहाँ पर मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस आर है, तो अगर आप इनसाइड पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले रहे हो एंड ये लूप लें, तो इस लूप के लिए हम B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इसके अंदर जो करंट पास हो रही है उसको ले सकते हैं, तो यहाँ पर आई डैश लिख दिया, तो ये हमारा B 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, एंड जो करंट है वो पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो इससे कम होगी, तो उसको आप निकाल सकते हैं, दैट इज द आई पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई एंड एक रेडियस को कैंसिल कर दिए, तो B इज कमिंग म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आई एंड मल्टीप्लाइड बाय आर, तो इसका मतलब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया इनसाइड पॉइंट के लिए। एंड अगर सपोज करिए आउटसाइड पॉइंट के लिए R लिए हैं, तो आउटसाइड्स के लिए B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R आ जाएगा, दिस इज फॉर द आउटसाइड पॉइंट। एंड ये आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ के इस लूप के लिए ये टोटल करंट आई आ जाएगा, तो ये रिलेशन निकल जाएगा। एंड इसके बेसिस पर अगर ग्राफिकली प्लॉट करें, ये यूजुअली हम लोग क्लास में करते भी हैं, आर तो ये इंक्रीज कर रहा है एंड सरफेस तक ये सरफेस पर मैक्सिमम हो रहा है एंड उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के एंड यहाँ पर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर के। अब इसको ऑप्शंस में देख लो, यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर बोथ द रीजन्स, तो ये आउटसाइड एंड इनसाइड के लिए कांस्टेंट बोल रहा है, ये ऑप्शन गलत है। A linearly increasing function of distance up to the boundary of the wire and linearly decreasing for the outside the region, 1 with 1 by R, तो थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग 1 with 1 by R डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड द रीजन, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei of mass number 125 and 64. The ratio of the radius of the two daughter nuclei फाइंड करने के लिए है। ये सिंपली एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियस निकालते हैं तो दिस इज द आर नॉट एंड ए टू द पावर 1/3, ये जहाँ पर मास नंबर है एंड आर नॉट की वैल्यू 1.1 फर्मी मीटर होता है। तो यहाँ पर मास नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो R1 अपन R2 विल बी इक्वल टू A1 होल टू द पावर 1/3 एंड A2 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर देखें तो 125 टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 64 टू द पावर 1/3, so that will be equal to 5/4। तो रेडियस का रेशियो 5:4 आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये सेक्शन बी में यूजुअली आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस अभी
15 क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें से किसी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये जो यूजुअली ऐसा नहीं रहेगा, आगे ये हट जाएगा, फिर से वापस वही हो जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर देखें तो हमारा पेपर डिस्कशंस जो है ये नियरली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद नीट की चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशंस अपलोड होगी। मैं फिर से अगर क्वेश्चंस को, पेपर को फिर से एनालाइज करो तो नीट की जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फार्मूला बेस्ड है। आपको, अगर आपने सिंपली हर चैप्टर को सीरियसली रिवाइज किया है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चंस को छोड़ करके कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली हो जाएंगे। फिर से मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करना कंटिन्यू रखिए। एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।